हेलो बच्चों, मैं जेपी श्रीवास्तव स्टूडेंट प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज काफ़ी दिन हो गए, करीबन 15-20 दिन, और उसके बाद हमारी ये क्लास आज अपलोड हो रही है। उसके पीछे रीज़न ये था कि कुछ बीमारियों की वजह से हम लोग थोड़ा परेशान थे, या कुछ हमारे यहाँ रिनोवेशन का भी काम चल रहा था। खैर, लेकिन अब चूँकि सारी चीज़ें परफेक्ट तौर पर मेंटेन हो गई हैं, तो इसलिए क्लासेस अब डेली आप लोग को मिलती रहेंगी। और आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th में, आपको पता है कि क्लास 10th का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, जो कि बोर्ड के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखें कि बड़ी क्लासों में, आप 11th-12th मान सकते हैं, सीनियर क्लासों में, उनमें जब आप जाते हैं और नीट की तैयारी करते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तब अच्छा खासा वेटेज है इस टॉपिक का। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और देखते हैं कि इसमें क्या खास बातें हैं। देखते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हिंदी में इसको कहा जाता है नियंत्रण व नियमन। अगर मैं सीधे तौर पर कहूं तो कोई भी शरीर हो, चाहे वो प्लांट का शरीर हो, चाहे वो एनिमल का शरीर हो, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट, नियंत्रित करने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो चाहे वो इंसान का शरीर हो, चाहे प्लांट का शरीर हो, उन सब को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर खास बात ये है कि अगर हम प्लांट को देखें तो उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, इसलिए उनको कंट्रोल करने का भी जो सिस्टम है वो अलग है। और अगर हम एनिमल को देखें तो उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, उनके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो अलग तरीके से घटती हैं, तो उनको भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का पूरा सिस्टम अलग है। अब समझने वाली बात यहाँ ये है कि अगर हम बात करें कि प्लांट में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है या ह्यूमन में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, तो सबसे पहली बात ये आखिर उठती है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को थोड़ा और डिफाइन किया जाए, तब अच्छे से शायद आप समझ पाएंगे कि होता क्या है। अगर मैं बात करूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो मैंने अभी बताया कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नियंत्रण एवं निगमन कहते हैं। यानी इसमें जब भी किसी शरीर में कंट्रोल का काम शुरू होगा, नियंत्रण का काम शुरू होगा, तो उसमें एक सबसे खास बात होगी कि कुछ ना कुछ हमारे शरीर के अंगों से हमको क्या मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा, यानी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। अगर मैं इंसानों की बात करूं, जिसमें आपको पता है कि इंसान भी एनिमल्स की ही एक कैटेगरी में आता है, तो आप बताएंगे कि अगर मैं बात इंसानों की करूं तो इसमें है क्या कि दो तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अगर एनिमल में बात करूं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला तो है पूरा का पूरा हमारा नर्वस सिस्टम। पहला का पहला क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम, और दूसरा है हॉर्मोन्स। तो आप बताएंगे कि अगर मैं बात एनिमल की करूं तो यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए कितनी चीज़ें पाई जाती हैं, दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो है नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है, हॉर्मोन्स। सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने शरीर में देखें तो नर्वस सिस्टम में जो खास चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती हैं, उनमें पहला नाम है हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का, हमारे ब्रेन का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर होना स्टार्ट होता है तो उसमें पहला नाम किसका है, ब्रेन का है, दिमाग का है। और वहीं पे दूसरा चीज जो होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। किसका मेन रोल है, स्पाइनल कॉर्ड का। अगर एनिमल्स में बात की जाए
जानवरों में या इंसानों में, तो बॉडी को कंट्रोल करने में मेन रोल किसका है? ब्रेन का है, हमारे दिमाग का है। क्योंकि हम सोचते हैं, समझते हैं और जो फैसले लेते हैं वो किससे लेते हैं? अपने दिमाग से लेते हैं। और उसी पे आपकी पूरी लाइफ टिकी होती है, क्योंकि आप जैसा फैसला लोगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। तो आप कहेंगे सर कि सोचने वाला काम तो समझ लिए कि ब्रेन के थ्रू हो रहा है, लेकिन आखिर ये रीढ़ वाली हड्डी जिसको अभी अभी मैंने स्पाइनल कॉर्ड कहा है, वो कैसे बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है? तो इसमें अगर हम समझें कि जो फैसले या जो एक्शन हम बहुत ज़्यादा सोच विचार के लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं? ब्रेन के थ्रू। जैसे मान लीजिए आप 10th पास आउट हो गए और अब आपको ये सोचना है कि आप साइंस स्ट्रीम लें या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ें या कॉमर्स पढ़ें, तो ये आप दिमाग से सोच समझ के फैसले लेते हैं। लेकिन अगर आप रास्ते में बाइक चला रहे हैं और अचानक से कोई जानवर या छोटा बच्चा रास्ते में आ जाए, तो अब अगर आप नौसिखिया हैं, नौसिखिया मतलब जस्ट लाइक अ टायरो ड्राइवर, अगर आप नौसिखिया ड्राइवर हैं तो आप हड़बड़ा जाएंगे और ब्रेक आपसे सही समय पे लग नहीं पाएगी, ब्रेक लगा ही नहीं पाओगे, हटो हटो चिल्लाए लोगे। जैसे होता है ना, एक नौसिखिया वाले जब साइकिल चलाना आपने सीखा होगा या गाड़ी चलाना सीखा होगा, बचपन में याद है हम लोग को जब साइकिल चलाने सिखाया जाता था ना, तो बता देते थे कि बेटा देखो पैडल यहाँ मारनी है, ब्रेक यहाँ है, और जब कोई आएगा तो आपको क्या कर देनी है? ब्रेक लगा देनी है। कोई अगर सामने आ गया तो आपको ब्रेक लगा देनी है। लेकिन हम लोगों को ये पता रहता था, ब्रेक हाथ में होती थी, लेकिन अगर कोई अचानक से आ जाता था पहले मुंह से कर देता, अरे अरे हटो 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 हटो। क्यों? क्योंकि हम दिमाग से सोचने लगते थे कि अब क्या करना है, हमको हड़बड़ा जाते थे उतनी समय पे, क्या करें कैसे करें। तो आपको मैं बताऊं कि ब्रेन जो होता है इसको सोचने समझने के लिए टाइम चाहिए होता है, ये सोच समझ के काम करता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये रैंडमली एक्शन लेता है। स्पाइनल कॉर्ड जाना जाता है किसके लिए? स्पीडली एक्शन, रैंडमली एक्शन के लिए। आप पहली बार साइकिल चलाना सीखे हो, देखिए ब्रेक आपसे सही समय पर नहीं लगी होगी, लेकिन जब एकदम एक्सपर्ट हो गए, चलाते चलाते माहिर हो गए साइकिल चलाने के, तब अचानक से कोई आपके सामने आता है, आप एकदम भयानक तरीके से ब्रेक लगाते हो, एकदम स्टाइल से। लड़के आजकल के और ज़्यादा माहिर हो जाते हो, लड़के हैंडल छोड़ के साइकिल चलाने लगते हैं, तब भी सही समय ब्रेक लग जाती है। तो यानी पहली बार कोई आपके सामने आया, आपसे ब्रेक नहीं लगी, भिड़ा दिए उसको। दूसरी बार आया तब थोड़ा सा सचेत हो गए, बचाते बचाते बचा ले गए। लेकिन जब आप कायदे से चलाना सीख लेते हो, यानी मैं कहना क्या चाहता हूं उसको समझो, जब कोई काम आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार करते हो तो वो ब्रेन से कंट्रोल होता है, लेकिन जब उसको कई बार कर लेते हो तो किससे कंट्रोल होने लगता है? स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होने लगता है। सेम यही काम कैसे होता है जब आप टाइपिंग करने सीखते हो? कभी सीखा हो अगर आप लोगों ने टाइपिंग करना, जब आप पहली बार टाइपिंग करना सीखते हैं ना, तो आप स्क्रीन पे नहीं देखते हो, टोटली कहाँ देखते रहते हो? कीबोर्ड में। बच्चा एक हाथ से, एक उंगली से ऐसे ऐसे कीबोर्ड में बटन खींचे जा रहा है, जबकि उसको सिखाने वाला बताता है कि बेटा दोनों हाथ रखिए उस पर, ASDF ऐसे करके सिखाता है। लेकिन बच्चा क्या करता है शुरुआत में? वो स्क्रीन देखता ही नहीं, वो खाली कीबोर्ड में बटन ढूंढता रहता है, टाइप करता रहेगा और कहेगा यार ऐसा नहीं है क्या कीबोर्ड में? हाँ, ढूंढने में टाइम लगता है। लेकिन अगर वही टाइपिंग करते करते एकदम कायदे से टाइपिंग सीख जाए, तब देखिए जब वो कायदे से टाइपिंग सीख जाएगा ना, या जो कायदे के टाइपिस्ट होते हैं, कभी उनको देखिए टाइप करते हुए, भाई साहब उनकी आंख हमेशा स्क्रीन पर रहती है और स्पाइनल कॉर्ड रट चुका होता है कि कौन सी बटन कहाँ पर है, उसको किस उंगली से प्रेस करना है। टाइप करता रहेगा एकदम भयानक स्पीड से, और अगर एक भी वर्ड गलत टाइप हुआ है तो ऑटोमेटिक उसका हाथ इरेज वाली बटन पे चला जाएगा, इरेज हो भी जाएगा, फिर दूसरा अक्षर वो टाइप तुरंत कर देगा।
यानी शुरुआत में जब वो टाइपिंग सीख रहा था तब तो किससे हो रहा था पूरा कंट्रोल करने का काम? ब्रेन से। लेकिन जब वो अच्छा टाइपिस्ट हो गया तो ये काम किससे होने लगा? स्पाइनल कॉर्ड से। क्या मजेदार बात है। तो आपने देखा कि एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हो रहा है वो तो नर्वस सिस्टम से हो रहा है। नर्वस सिस्टम में मैं अगर सीधे तौर पर बोलूं तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हो रहा है। हालांकि इसमें कुछ नर्व भी शामिल होती हैं जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अलग से कहते हैं। अभी मैं उस पर भी आऊँगा, डिटेल में बात होगी। अभी मैं आपको जस्ट एक इंट्रो दे रहा हूँ, एक इंट्रो के पर्पज से आप इसको समझिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरे शरीर को कंट्रोल किए हुए हैं। सोचने समझने, फैसला लेने की क्षमता, रेंडमली फैसला लेने की क्षमता है, एकाएक रेंडमली फैसला लेने की क्षमता ये किसमें डेवलप करती है? स्पाइनल कॉर्ड पे। कभी आप देखिए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हमारे यहाँ के जो सिविल सर्विस के ऑफिसर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा यही मामला डील करना रहता है कि उनको रेंडमली एक्शन लेना पड़ता है, और जिसमें ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड का भी बहुत अहम रोल होता है कभी कभी। आइए देखते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हार्मोन्स की। दूसरी बात करते हैं किसकी? हार्मोन्स की। आखिर हार्मोन्स शरीर को कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं? अगर आप हार्मोन्स को देखें तो सबसे पहली बात जो आप बताएंगे, अभी मैं थोड़ा इसको इरेज कर दे रहा हूं, थोड़ा हार्मोन्स के बारे में आप जान लीजिए। अगर आप देखें हार्मोन्स के बारे में, इसको साफ साफ लिखिए। तो मैं क्या बता रहा था? अगर आप हार्मोन्स के बारे में देखें, हार्मोन्स के बारे में, तो आप एक चीज बताएंगे कि जब आप हार्मोन्स के बारे में देखते हैं तो हार्मोन्स, पहली चीज तो आप ये बताएंगे, हार्मोन्स के बारे में कुछ भी समझने से पहले सबसे पहली बात आप ये बताएंगे कि हमारे शरीर में बहुत ढेर सारी क्या पाई जाती हैं? ग्लैंड्स। ध्यान सुनते चलिए, चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो आप बताएंगे कि अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में बहुत ढेर सारी क्या पाई जाती हैं? ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं, बिल्कुल ध्यान सुनिए, मैं आपको बेसिक बात एकदम बता रहा हूं अभी। आप बताएंगे कि हमारे शरीर में कुछ क्या पाई जाती हैं? ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब ग्लैंड्स में कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जिनके पास डक्ट होता है। क्या होता है? डक्ट। डक्ट का मतलब होता है पाइपलाइन। आप बताएंगे कि हमारे शरीर में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें से भी कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं जिनके पास डक्ट होता है, यानी एक पाइपलाइन होती है, और कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं जिनके पास पाइपलाइन नहीं होती, यानी वो डक्टलेस होती हैं। कैसी होती हैं? डक्टलेस होती हैं। आप बताएंगे कि जानवरों के शरीर में या इंसानों के शरीर में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और उनमें से कुछ ग्लैंड में डक्ट होता है, यानी पाइप होती है, और कुछ ग्लैंड में पाइप नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें अपने माउथ की, तो हमारे माउथ में, अगर हम बात करें अपने माउथ की, तो हमारे माउथ में आपको पता है कि पाया जाता है स्लाइवा। अगर अपने माउथ की हम बात करें तो हमारे माउथ में क्या पाया जाता है? स्लाइवा। इस स्लाइवा को कहा जाता है लार। हमारे माउथ में पाया जाता है स्लाइवा, या फिर इसी को कहते हैं लार, या इसी को थूक कहा जाता है। हाँ, बहुत सीधे वर्ड पे मैं आ रहा हूँ, एकदम देसी भाषा पे। तो हमारे माउथ में थूक या लार बनाने के लिए, थूक या लार बनाने के लिए 3 जोड़ी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक का नाम है, जो सबसे बड़ी ग्लैंड है, उसका नाम है पायरोटिड। दूसरे का नाम है सब
मिक्सलरी, और तीसरे का नाम है सबलिंगुअल। नहीं, आपको नाम इतना ज़्यादा नहीं याद रखना है यार, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप सोचो कि नहीं हम सारा नाम रट लें, बिल्कुल एकदम दिमाग में ठूंस लें, नहीं, जितना आपकी कैपेसिटी है आप उतना याद रखिए, ज़्यादा अच्छा है। तो आप बताएंगे कि हमारे माउथ में 3 जोड़ी 3 पेयर स्लाइवा सेक्रेट करने वाली ग्लैंड्स हैं। पायरोटिड जो है, जिसको हिंदी में कर्णमूल कहा जाता है, वो कहाँ पाई जाती है? यहाँ ईयर बेस के नीचे। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पाई जा रही है तो एक पाइप के द्वारा कहाँ खुलेगी? माउथ में। यानी स्लाइवा बन कहीं और रहा है और एक पाइप के थ्रू पहुंच कहीं और रहा है। और जो लार है या थूक है, मान लीजिए बन यहां रहा है कान के नीचे, तो पहुंच रहा है एक पाइप के थ्रू कहां? माउथ में। कहां पहुंच रहा है? माउथ में। बन रहा है यहां पर कान के नीचे, पहुंच रहा है एक पाइप के थ्रू माउथ में। बात समझ में आ गई? कहां कहां पहुंच रहा है? माउथ में। माउथ में पहुंच रहा है। अब एक बात यहां पर क्लियर हो गई, या आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल में आपने लीवर को पढ़ा होगा, लीवर को, और ये पढ़ा होगा कि लीवर से एक डक्ट निकलती है जिसमें बाइल जूस होता है। क्या होता है? बाइल जूस होता है। और ये बाइल जूस, भाई लीवर से एक डक्ट निकल रही है जिसमें बाइल जूस होता है, और ये बाइल जूस फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। फूड को किस करने में मदद करता है? डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये बात आपको पता होगी, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो यानी ये जो स्लाइवा है या लीवर से बाइल जूस है, ये सब एक नली के द्वारा, एक डक्ट के द्वारा, बन तो कहीं और रहे हैं लेकिन नली के द्वारा कहां पहुंच रहे हैं? जहां इनका यूज होना है। और ऐसी ग्लैंड जिनके पास डक्ट होता है, उस ग्लैंड को या उन ग्लैंड्स को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहा जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। बात समझ में आ गई? ऐसी ग्लैंड जिनके पास डक्ट हो और उस डक्ट के द्वारा वो अपने फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह भेजें, तो ऐसी ग्लैंड को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाली जो भी चीजें होंगी, या एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी सेक्रेशन निकलेगा, उस सेक्रेशन को हम कहेंगे एंजाइम्स। बात समझ में आ गई? तो आपका जो ये जो लार है, थूक है, ये भी एक तरीके का एंजाइम है, इसमें एंजाइम मिला है। और जो लीवर में बाइल जूस है उसमें भी क्या मिला हुआ है? एंजाइम मिला हुआ है। बात समझ में आ गई? अब चूंकि मैंने आपको बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कौन करती है? हार्मोन्स। तो जाहिर सी बात है कि जो ये वाली ग्लैंड है, डक्टलेस वाली, कुछ मामला यहीं से लेना देना है इसका मतलब। तो आप बताएंगे कि जो एक्सोक्राइन है वो तो एंजाइम सेक्रेट करती है, और मैंने अभी भी बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेन रोल किसका होता है? हार्मोन्स का होता है। मेन रोल हार्मोन्स का है। तो आप बताएंगे कि जो ये डक्टलेस वाली ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है? डक्टलेस वाली। ये डक्टलेस वाली ग्लैंड्स जो होती हैं, ध्यान सुनिएगा, ये जो डक्टलेस वाली ग्लैंड है जिनके पास पाइप नहीं पाई जाती, इनको कहा जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कहा जाता है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनको क्या कहा जाता है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इंडोक्राइन ग्लैंड से हमेशा क्या सेक्रेट होगा? इंडोक्राइन ग्लैंड से हमेशा हार्मोन सेक्रेट होगा। क्या सेक्रेट होगा? हार्मोन्स। सवाल उठता है कि आखिर एंजाइम और हार्मोन्स में अंतर क्या है? तो आप बताएंगे पहला पॉइंट कि जो एंजाइम होता है वो ज्यादा अमाउंट में सेक्रेट होता है, जबकि हार्मोन्स हमेशा कम अमाउंट में सेक्रेट होता है। यानी हार्मोन्स अगर कम अमाउंट में है तो भी वो अपना काम कर देगा। एंजाइम जो है अगर वो ज्यादा बन जाते हैं तो वो बॉडी में स्टोर होके रह जाते हैं, लेकिन हार्मोन्स स्टोर कभी नहीं होता। हार्मोन्स का काम खत्म तो वो भी बॉडी से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा।
बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक अंतर है किसमें, एंजाइम्स में और हार्मोन्स में। एंजाइम्स को केमिकली बनाया जा सकता है, बट हार्मोन्स को आर्टिफिशियली आप सोचे हम बना लें, पॉसिबल नहीं है। जब भी बनेगा किसी ना किसी लिविंग बॉडी में ही बनेगा। ये एंजाइम और हार्मोन्स में क्या है, डिफरेंस है। अब अगर हम बात करें हार्मोन्स की या इंडोक्राइन ग्लैंड्स की, थोड़ा और मैं चाहूँगा कि बात हो जाए इंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पर आपको अभी डिटेल में पढ़ना है, पूरा इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। अगर इंडोक्राइन ग्लैंड की मैं बात करूं तो इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे हमारे शरीर में बहुत ढेर सारी ग्लैंड पाई जाती हैं। जैसे अगर मैं कहूं तो सबसे पहली ग्लैंड यहाँ होती है, आपका ये जो कंठ है, घुटकी, या जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, कि यहाँ पे सबसे पहली ग्लैंड होती है और उसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कहते हैं, थायराइड ग्लैंड। उससे कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, उसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको इंट्रो दे रहा हूँ, जस्ट पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में। तो अगर थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट होना कम हो जाए तो इंसान को घेंघा हो जाता है, जिसको ग्वाइटर कहा जाता है। ये आपने सुना होगा या देखा भी होगा, हो सकता है हमारी सोसाइटी में। और उसके बाद दूसरी ग्लैंड जस्ट इसके नीचे यहाँ पाई जाती है, जिसको थाइमस कहते हैं, ये भी सुना होगा। तीसरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो तीसरी ग्लैंड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीछे की तरफ हाइपोथैलेमस में पाई जाती है, जिसका नाम है पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। पूरी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं सब पर ये क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। पूरी की पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड पे पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से तो कई हार्मोन्स निकलते हैं, एक से बढ़कर एक, और सबका अलग अलग काम है। अब सोच लीजिए हार्मोन्स का कितना ज़्यादा रोल है। उसके बाद अगर आप देखें तो किडनी के ऊपर हमारे ग्लैंड्स पाई जा रही है। एड्रेनालिन ग्लैंड पढ़ा होगा या सुना होगा, और अगर वो भी ना सुना हो, कुछ ना पढ़ा हो, बिल्कुल एक नए बच्चे की तरह अगर आप बैठे हैं मान लीजिए क्लास में, तो आपने ये महसूस किया होगा कि मान लीजिए अगर आपसे कोई कभी गलती हुई हो, और गलती अगर आपसे कोई हुई है तो आप, और ये बात ऐसी हो जाए कि अब घर में पता चल जाएगी। बहुत सा ऐसा मौका आया होगा आपकी ज़िंदगी में, या बहुत बार ऐसे वाक़या हुए होंगे आपके साथ। तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपने कोई गड़बड़ कर दिया, कोई गलती कर दी, अब आपको डर लग रहा है कहीं पता ना चल जाए, घर पे पिटाई होगी या ताना सुनने को मिलेगा, तो आपको घबराहट महसूस हुई होगी, घबराहट। और जब घबराहट होती है इंसान को तो उसका हार्ट बीट थोड़ा बढ़ जाता है। हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, घबराया हुआ है, उस समय उसकी बॉडी में दूसरा हार्मोन सेक्रेट हो रहा है। जब डर खत्म हो गया, रिलैक्स हो गया, तब दूसरा हार्मोन सेक्रेट हो रहा है। यानी मैं बताना ये चाहता हूं कि इंसान की अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हार्मोन सेक्रेट होता है। जैसी आपकी बॉडी रहेगी, जैसा आपका बिहेवियर रहेगा, जैसी आपकी प्रेजेंट कंडीशन रहेगी, वैसे ही हार्मोन्स आपके बॉडी में सेक्रेट होंगे। अगर आप खुशी मूड में है, मन आपका हैप्पी है, तो आपके माइंड में हैप्पी हार्मोन सेक्रेट होंगे। उदास हैं तो ऐसे हार्मोन सेक्रेट होंगे जो सैड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्साइटेड हैं तो उसके लिए अलग हार्मोन्स हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप देखें तो हमारे शरीर में जो अगली इंडोक्राइन ग्लैंड है वो मेल में अलग और फीमेल में अलग होती है। मेल में जो वो इंडोक्राइन ग्लैंड होगी उसको टेस्टिस कहेंगे, फीमेल में जो इंडोक्राइन ग्लैंड होगी उसको ओवरी कहेंगे। मेल वाले टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट होगा, फीमेल से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन अलग अलग टाइप का हार्मोन सेक्रेट हो रहा है। यानी पूरा का पूरा इंसान का बिहेवियर, पूरे का पूरा इंसान की कंडीशन ये किस पे डिपेंड करती है, हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। मैं यही इतनी देर से आपको समझाना चाहता हूँ कि ब्रेन का काम तो होता है सोचना, समझना और रिस्पॉन्ड करना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, रिस्पॉन्ड करना, सोच समझ के तुरंत रिस्पॉन्ड कर देना। लेकिन हार्मोन्स का काम ये होता है कि पूरे शरीर की क्या कंडीशन है प्रेजेंट टाइम में,
क्या उसका मेंटल और क्या उसका फिजिकल स्टेटस है करंट में, ये टोटल कौन बताता है? हार्मोन्स बताता है। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और कायदे से समझते हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। बाकी ये बातें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। आगे चलते हैं। तो मैंने अभी अभी बताया कि इंसानों में अगर मैं बात करूं तो दोनों चीज़ें मौजूद हैं जनाब, दोनों चीज़ें। इसके पास ब्रेन भी दे रखा है नेचर ने, ब्रेन, और क्या दे रखा है? हार्मोन्स भी दे रखा है। ब्रेन भी दे रखा है और हार्मोन्स भी दे रखा है। लेकिन भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने, जीसस ने इन प्लांट को दिमाग नहीं दिया। इनके पास ब्रेन नहीं है। ये इंसानों की तरह सोच समझ के, स्कीम बना के अपने फैसले नहीं लेते हैं। भगवान ने इनके पास सेंसरी ऑर्गन तो दिया, इनको फील तो होता है, महसूस तो होता है, एहसास तो होता है कि आपने इनको अच्छी तरीके से टच किया है, कि इनकी पत्तियां नोचने के लिए इनको छुआ है। प्लांट को सब महसूस होता है कि कौन इनको गुड टच कर रहा है, अच्छे से प्यार से छू रहा है, और कौन इनको नोचने या तोड़ने के इरादे से छू रहा है। इनको सब पता चलता है। लेकिन बेचारे ये सिवाय रिएक्ट करने के कुछ और कर नहीं सकते। आपको क्या लगता है, प्लांट का दौड़ा दौड़ा उसको मारने लगेगा क्या इंसान को जो उसको तोड़ रहा है? पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया कि प्लांट के अंदर नेचर ने ब्रेन नहीं दिया, बट उनके पास क्या दे रखा है? उनके पास हार्मोन्स दे रखा है। और अगर आप प्लांट में हार्मोन्स की बात करें तो इनमें 5 टाइप के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें पहले का नाम ऑक्सिन है, दूसरे का जिब्रेलिन, तीसरे का साइटोकाइनिन, चौथे का एब्सिसिक एसिड एंड 5वें हार्मोन्स का नाम इथाइलिन है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इन पांचों हार्मोन्स में से सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कौन से हैं? हालांकि हार्मोन्स तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी हार्मोन्स ना हो तो काम चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं इन पांचों हार्मोन्स में बोलूं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 हार्मोन हैं, जिसमें पहले का नाम है ऑक्सिन और दूसरे का नाम है जिब्रेलिन। इनकी वैल्यू प्लांट के अंदर कुछ ज़्यादा है बाकियों के कंपैरिजन। और अगर कहूँ कि गुड हार्मोन्स, हाँ हार्मोन्स गुड और बैड भी होते हैं, अगर कहूँ कि गुड हार्मोन्स कौन हैं तो ये 3 हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। इनको गुड हार्मोन्स की कैटेगरी में रखा गया है। और अगर वहीं बात करूँ बैड हार्मोन्स, तो बैड हार्मोन्स की कैटेगरी में हम किसको उठा के रख दिए हैं? किसको? एब्सिसिक एसिड को और इथाइलिन को रख दिए हैं। अब आइए बात करते हैं कि आखिर ये गुड हैं, ये गुड हार्मोन्स हैं तो क्यों हैं, ये वाले को बैड हार्मोन्स की कैटेगरी में रखा गया है, तो ऐसा इन्होंने क्या पाप कर दिया है, इसको भी देखते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, सबसे पहले ऑक्सिन का काम देखते हैं, ऑक्सिन के बारे में देखते हैं। ये ऑक्सिन के बारे में देखते हैं। अगर बात करें ऑक्सिन की तो आप बताएंगे कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन है, जो ऑक्सिन हार्मोन है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की कि आखिर ऑक्सिन हार्मोन्स ये क्या है, दिखा कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ऑक्सिन के बारे में कुछ और डिटेल में बात करते हैं। हुआ क्या कि एक मैदान था, फील्ड, खेत, एक खेत था, मैदान, और उन खेतों में लगाई गई थी केनरी ग्रास। एक मैदान था, फील्ड था, उसमें क्या लगाई गई थी? केनरी ग्रास। अगर इंडिया में बात करें ग्रास वगैरह की जो लगाई जाती हैं तो अपने यहाँ चरी होती है। चरी देखा होगा, बड़ी बड़ी घासें होती हैं, जानवरों को खिलाने के लिए लोग लगाते हैं चरी, और बाद में उसका कोयर वोयर काट के खिला देते हैं जानवरों को। तो खैर, तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक फील्ड था और फील्ड में क्या लगाई गई थी? केनरी ग्रास लगाई गई थी। और फील्ड के अंदर जो केनरी ग्रास लगी हुई थी, अब ये फील्ड को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, आप समझ गए, यहाँ पर केनरी ग्रास लगाई गई थी, केनरी ग्रास।
कैनरी ग्रास मैंने बना दिया, कैनरी ग्रास लगाई गई थी। अब अगर आप बात करें कि यहाँ इस मैदान में, इस फील्ड में कैनरी ग्रास लगी थी, और हो क्या रहा था कि जब सनलाइट इस कैनरी ग्रास पर पड़ रही थी, जब सनलाइट किस पे पड़ रही थी, इस कैनरी ग्रास पे पड़ रही थी, तो सनलाइट पड़ने के बाद ये जो कैनरी ग्रास थी ना, इसका टिप जो था, ये ऊपरी हिस्सा, ये सनलाइट की तरफ बेंड हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था? सनलाइट की तरफ ऐसे बेंड हो जा रहा था। यानी कि जब धूप पड़ रही थी इस कैनरी ग्रास पे, तो इस कैनरी ग्रास किधर की ओर बेंड हो जा रही थी? सन की तरफ, सूरज की तरफ मुड़ जा रही थी। अपने यहाँ क्या भारत में भी ऐसी कोई घटना कोई देखते हैं? हाँ बिल्कुल दिखी है, कई बार दिखी है। आप सूरजमुखी को देखिए, हमारे यहाँ सनफ्लावर के प्लांट को, जिधर जिधर सूरज की रोशनी घूमती रहेगी वैसे वैसे उसका मुंह भी घूमता रहेगा सनफ्लावर का। लेकिन यहाँ पर अब चूंकि हमारे यहाँ लोग इतना इसको लाइटली लेते हैं कि अरे छोड़ो, हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन साइंटिस्टों ने किया क्या कि इस कैनरी ग्रास पे जो धूप पड़ रही थी, जब इसको नोटिस किया तो कैनरी ग्रास बार बार किधर की तरफ मुड़ जा रहा था? जिधर से सनलाइट पड़ रही थी। अब कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्टों को ये लगा कि आखिर कैनरी ग्रास का ये जो टिप है, साइंटिस्टों को क्या लगा कि ये जो कैनरी ग्रास का टिप है, इस टिप में चूंकि ये सनलाइट की तरफ मुड़ रही थी, तो यानी यहाँ पर साइंटिस्टों को ये लगा कि शायद जिस तरफ मुड़ रही है उसके इस साइड क्या बन रहा है, कोई ना कोई केमिकल बन के तैयार हो रहा है धूप पड़ने की वजह से। तो साइंटिस्टों ने किया क्या? अब देखिए एक्सपेरिमेंट, देखिए क्या कर रहे हैं इन्होंने। क्या किया एक्सपेरिमेंट? इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया क्या, साइंटिस्टों ने जब देखा कि धूप पड़ने की वजह से इधर बेंड हो जा रहा है, तो साइंटिस्टों को यह लगा कि शायद यहां पर कुछ बन रहा है इसके, ऐसा उनको लगा। तो अब की बार क्या किया कि एक नई कैनरी ग्रास ली और उस कैनरी ग्रास में, इस कैनरी नई वाली कैनरी ग्रास में, इसी साइड शक था क्योंकि इधर से सूरज आ रहा था, सूरज की किरणें यहां से आ रही थी ऐसे, समझ जाइए सूरज किरणें हैं, सूरज किरणें पड़ रही थी। तो इनको डाउट था कि इसी साइड, जिस सरफेस पे सनलाइट पड़ रही है, इसी सरफेस पे अगर कोई चीज बन रही है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ एक ब्लेड से चीरा लगा देते हैं, एक निशान कट लगा देते हैं और उसमें एक मिक्का शीट रख देते हैं और तब देखते हैं कि ये केमिकल बनता है कि नहीं और ये उधर की तरफ मुड़ती है कि नहीं। इस बात को देखने के लिए इन्होंने किया क्या, वही जैसा कि इन्होंने सोचा था, इधर एक चीरा लगा दिया ऐसे, और चीरा लगाने के बाद उसके अंदर क्या रख दिया, एक मिक्का शीट रख दी, ऐसे एक शीट रख दी। अब जब शीट रख दी इन्होंने और नोटिस किया, तब भी इन्होंने देखा कि ये हो क्या रहा था, सनलाइट की तरफ फिर से ऐसे बेंड हो जा रहा था, सनलाइट की तरफ फिर से क्या हो जा रहा था, सनलाइट की तरफ ऐसे, ये इसका टिप फिर से ऐसे बेंड हो जा रहा था। तो उनको लगा यार कि यार ये तो हमने काट दिया इस सरफेस को और सनलाइट की तरफ फिर से बेंड हो जा रहा है, यानी इस सरफेस पे, यानी इस वाले सरफेस पे कोई केमिकल नहीं बन रहा है। इस बात से उनको प्रूव हो गया। और उन्होंने किया क्या कि अब की बार इस सरफेस की बजाय दूसरे वाले सरफेस पे रखा, अब की बार सरफेस चेंज कर दिया, अब की बार इधर ना निशान लगा के इसके अपोजिट साइड लगा दिया, एक कट लगाया ऐसे और क्या कर दिया, यहां पर एक मिक्का शीट लगा दी यहां पर ऐसे। और अब की बार जब धूप पड़ी इस कैनरी ग्रास पे, बार बार नई नई फ्रेश कैनरी ग्रास लेंगे, उसी में सारा एक्सपेरिमेंट मत कर दीजिएगा, एक नई कैनरी ग्रास लिया और उसके जिस सरफेस पे सनलाइट पड़ रही थी, ध्यान सुनिएगा, जिस सरफेस पे सनलाइट पड़ रही थी उसके अपोजिट सरफेस पे, यानी सनलाइट अगर इस सरफेस पे पड़ रही है, ये वाले सरफेस पे, तो उसके अपोजिट सरफेस पे ये काम किया। और अब की बार जब धूप पड़ा ना, तो ये प्लांट उधर की तरफ बेंड नहीं हुआ। तो इससे समझ में क्या आया, इससे साइंटिस्टों को ये समझ में आया कि जिस तरफ से सनलाइट पड़ती है
जिस तरफ से क्या पड़ती है, सनलाइट, यानी जिस तरफ से स्टिमुलस मिलता है उसके अपोजिट साइड पर, जिस तरफ से सनलाइट या स्टिमुलस मिलता है उसके अपोजिट साइड पर क्या बनता है, ऑक्सिन हार्मोन बनता है। अब चूंकि यहां कट लगा दिया तो ऑक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, जब कट नहीं लगाया था इस साइड तक ऑक्सिन हार्मोन बना था। तो जब सनलाइट या कोई भी स्टिमुलस जिस सरफेस पे पड़ेगा जस्ट उसके अपोजिट सरफेस पे क्या बनेगा, ऑक्सिन हार्मोन बनेगा। अब आप बताएंगे, ध्यान सुनिएगा, अब एक डेफिनेशन बताने वाला हूं। सनलाइट का स्टिमुलस एब्जॉर्ब करके या सनलाइट को एब्जॉर्ब करके या सनलाइट पा करके उसकी तरफ बेंड हो जाना, सनलाइट पड़ने पर उसकी तरफ बेंड हो जाना, इसी को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। 3-4 डेफिनेशन यहाँ आपसे पूछता है, फोटोट्रॉपिज्म क्या है, जियोट्रॉपिज्म क्या है, कीमोट्रॉपिज्म क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है। आइए सब आज एक बार में देख लेते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम के और इमेजेस के द्वारा आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म की। जब बात यहाँ फोटोट्रॉपिज्म की होगी तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है, यहाँ पर क्या पड़ रही है, सनलाइट। यहाँ पर देखिए सनलाइट ये पड़ी और पूरा का पूरा प्लांट सीधा होने की बजाय किधर की तरफ मुड़ गया, सनलाइट की तरफ मुड़ गया। और ये वाला प्लांट सनलाइट की तरफ मुड़ गया। यही चीज क्या बताता है, फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब ही होता है सनलाइट, फोटोन से लिया गया है शब्द, और सन में क्या होता है, फोटोन होता है। तो ये प्लांट किधर की तरफ बेंड हो गया, सनलाइट की तरफ बेंड हो गया। क्यों, क्योंकि जिस सरफेस पे सनलाइट पड़ रही है उसके दूसरे अपोजिट सरफेस पे क्या बन रहा है, ऑक्सिन हार्मोन बन रहा है। उसके बाद देखेंगे जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या है, इसको जरा आराम से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सन है, सनलाइट यहाँ पड़ रही है, तो सनलाइट यहाँ पड़ रही है, जाहिर सी बात है किधर की तरफ मूव कर रहा है, सन की तरफ। लेकिन अगर जड़ों की बात करें, जड़ों की, तो इन गमले के अंदर लाइट नहीं जा रही है, गमले के अंदर लाइट नहीं जा रही है। क्यों, क्योंकि अब क्या मिट्टी और गमला तोड़ के थोड़ी जाएगी। तो आप बताएंगे कि रूट पे काम क्या कर रहा है। अब रूट पे दूसरा फैक्टर काम कर रहा है, रूट पे काम कर रही है ग्रेविटी। क्या काम कर रही है, ग्रेविटी काम कर रही है। और जब ग्रेविटी काम कर रही है तो अब ग्रेविटी एक अलग स्टिमुलस है, तो ये टूवर्ड्स ग्रेविटी मूव करेगा। जैसे स्टेम टूवर्ड्स फोटोन मूव कर रहा है, फोटोट्रॉपिज्म कहला रहा है, तो वैसे रूट किधर मूव करेगी, टूवर्ड्स ग्रेविटी। तो क्या कहलाएगी, जियोट्रॉपिज्म कहलाएगी। ये एक नया बात है। अब अगर बात हम करें कि आखिर हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म में जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट लगा है और उसकी जड़ें यहाँ लगी हुई हैं, लेकिन पानी आसपास नहीं है। पानी किधर की तरफ है, बहुत दूर है। जड़ें यहाँ है, पानी यहाँ है, तो जड़ें धीरे धीरे सीधी ना बढ़ करके किधर की तरफ बढ़ने लगेंगी, वाटर की तरफ बढ़ने लगेंगी। यही क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। उसके बाद अगला है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें तो आप बताएंगे कि कीमोट्रॉपिज्म में होता क्या है। ये कीमोट्रॉपिज्म देखा कहाँ गया है, कीमोट्रॉपिज्म देखा गया है पॉलिनेशन में। आपने ये पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाले चैप्टर में। पॉलिनेशन में क्या है कि जैसे मान लीजिए पोलन ग्रेन बन गई है और ये आपका गाइनोशियम है, तो पोलन ग्रेन से एक बनने लगेगा पोलन ट्यूब, और वो पोलन ट्यूब धीरे धीरे बढ़ते 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 कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ पर उसको एग के पास पहुँचना है। तो ये क्या कहलाएगा, कीमोट्रॉपिज्म कहलाएगा। तो आज आपने ये देख लिया कि फोटोट्रॉपिज्म क्या है, जियोट्रॉपिज्म क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है और कीमोट्रॉपिज्म क्या है। और अगर इन सब को मैं एक लाइन में कंक्लूजन बोलूं तो स्टिमुलस को, अब कान खोल के ध्यान सुनो, स्टिमुलस को पाकर उसी की तरफ बढ़ना ही क्या कहलाता है, ट्रॉपिज्म। क्या हो रहा है, सनलाइट से स्टिमुलस मिला, उसी की तरफ मूव कर रहा है।
यहाँ क्या हुआ, ग्रेविटी से स्टिमुलस मिला, उसी की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ क्या हुआ, वाटर पड़ा है, इस भाई जो ज़रूरत है भाई तो स्टिमुलस है, यहाँ ज़रूरत है इसकी वाटर को, इधर की तरफ मूव कर रहा है, स्टिमुलस मिला। यहाँ पे इसको ज़रूरत है किसकी, एग की, स्टिमुलस मिला, इधर की तरफ बढ़ा। और यही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की पहली डेफिनेशन यही कहती है कि स्टिमुलस को एब्जॉर्ब करना और उस पर क्या करना, रिस्पॉन्ड देना। तो आज अपनी क्लास हम यहीं पे रोक रहे हैं और नेक्स्ट टर्न पे हम ये देखेंगे कि ऑक्सिन हार्मोन्स के काम क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट टर्न पे जब हम मिलेंगे आपसे तो ऑक्सिन हार्मोन और जिब्रेलिन हार्मोन्स के वर्क को देखेंगे डिटेल में, और उसके बाद अगले हार्मोन्स के बारे में आपसे बात करेंगे। तो आज यहीं तक, तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी हमारे इस YouTube चैनल से फ़ायदा ले सकें। तब तक के लिए खुश रहिए और बाय बाय, खुदा हाफिज़।